हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है ये, ओके, बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक था? ओके, देखो 2011 के हिसाब से हमारे देश में 943, आपको 1000 पुरुष पर औसतन महिलाएं देखने को मिलती है, यानी कि सेक्स रेशो हुआ इतना। अब कौन से किस केंद्र शासित प्रदेश का ज्यादा है? जो ज्यादा है वो आपको पुदुचेरी का देखने को मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? 1037 का आपको देखने को मिलेगा। और किस केंद्र शासित प्रदेश का आपको कम देखने को मिलेगा? ठीक है भाई, तो वो मिलेगा 618, और वो है दमन दीव का। याद रखोगे, दमन दीव का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा पुडुचेरी इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा हो जाएगा पौंडीचेरी। इसको पुदुचेरी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? ओके, हमेशा ध्यान रखो कि भाई शहर जो बोला जाता है वो 1 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले को बोला जाता है। अच्छा, फिर मेट्रोपॉलिटन किसको बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन जो बोला जाता है वो बोला जाता है ना भाई, 10 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले को। ओके, फिर जो मेगा शहर है, मेगा शहर, वो किसको बोला जाता है? वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा आबादी वाले को। तो हमारा राइट आंसर ये, 1 करोड़ को हम 10 मिलियन भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, 1 करोड़ से ज्यादा 2011 के हिसाब से हमारे यहां पर 3 शहर हैं। वो कौन कौन से? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। और 10 लाख से ज्यादा है ना भाई, आपको 2011 के हिसाब से 53 शहर देखने को मिल जाएंगे। ओके, 53 शहर देखने को मिल जाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है? मतलब कोई 2 राज्यों का ग्रुप है और जनसंख्या जा रही है 30 करोड़ से ज्यादा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या आप इसमें से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र लगा सकते हैं? मिल जाएगी 11 करोड़ प्लस। तो टोटल आपकी 30 करोड़ प्लस पहुंच गई इन्हीं दोनों राज्यों को मिला के केवल। और हमारे देश में 121.09 करोड़ है। यह है 2011 के हिसाब से। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओके, अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑडोमीटर। ये क्या है? वाहन द्वारा जो टोटल चली गई दूरी है, वाहन की चली दूरी को देखते हैं हम, चली दूरी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अब जो हम स्पीडोमीटर देखते हैं वो है कि अभी किस स्पीड पे वाहन चल रहा है, यानी कि ध्यान रखोगे चल रही गति को देखते हैं, चल रही गति को देखते हैं। ओके भाई, उसके बाद जो आप टोकोमीटर देखते हो, ये देखते हो जो हमारी साफ्ट होती है ना, उसके घूर्णन की गति क्या है, उसके घूर्णन की गति क्या है, ये भी आप ध्यान रखोगे। घूर्णन की गति मापता है ये। और जो पेडोमीटर है ये आपके कदम गिनता है। क्या करता है? कदम गिनता है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन से नंबर का राष्ट्रपति चुनाव 2024 नवंबर में हुआ? तो ये हुआ है 47वें नंबर का। और कौन कौन सी पार्टी के बीच? रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी जीत गई है इसमें से? ये जीत गई है, अगर आप देखोगे, रिपब्लिकन पार्टी। इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोलते हैं। और 20 जनवरी 2025 में किसने शपथ ली है 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर? वो ली है ट्रंप ने। ओके भाई, ध्यान रखोगे, किसने? ट्रंप ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले, बिल्कुल ठीक है। ओके, और ये किस पार्टी से आते हैं? ध्यान रखोगे, रिपब्लिकन। पहले जो यहां के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। कहां के? यूएसए के पहले प्रेसिडेंट जो थे। यूएसए आजाद जो हुआ है वो 4 जुलाई 1776 को हुआ है, और 1789 में उसका संविधान लागू हुआ है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी, है ना भाई, कौन किसी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकता है? तो वो कौन? संसद, यानी कि पार्लियामेंट, जो हमारे आर्टिकल आपको 79 में देखने को मिलती है। और इसमें आपको राज्यसभा मिल जाएगी आर्टिकल 80 में, लोकसभा 81 में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट भी है, इसका वर्णन आपको सबसे पहले 52 आर्टिकल में मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, सदन सिर्फ कौन से है? सदन सिर्फ ये 2 ही है हमारी संसद में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने के लिए सलाह देनी हो, तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होगा? जरा बताओ, है ना भाई।
अब ये कौन सा है, पूर्वी भारत है, दक्षिणी भारत है, पश्चिमी है, या फिर आप लगाओगे उत्तरी भारत है। देखो रबी है ना भाई, ध्यान रखोगे रबी का जो मौसम होता है वो सर्दी का होता है ना भाई, सर्दी का है ना। और इसको आप बुवाई करते हो अक्टूबर से दिसंबर के बीच और मार्च अप्रैल में कट कर लेते हो, यानी कि अभी रबी की फसलों की बुवाई हो रही है। ओके, अब ये सोचो कि भाई तिल की खेती वो कहां होती है, वो तो दक्षिण भारत में होती है। तो आप दक्षिण भारत की तरफ सर्दी में इसको जाकर उगा सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण भारत इज द राइट आंसर। ओके, दक्षिण भारत में आप इसको उगा सकते हो। बोलता है सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। ओके, तो ये कहां पर किया गया है, ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये किया गया है 3 जनवरी 2023 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किसने किया, राजनाथ सिंह जी ने किया। राजनाथ सिंह हमारे कौन हो जाएंगे, रक्षा मंत्री, उन्होंने किया। कौन सी नदी पर है, ये सियोम नदी पर है। हमारी सेना को है ना भाई चाइना बॉर्डर तक पहुंचने में थोड़ी जल्दी होगी, अब मतलब आराम से जल्दी में पहुंच पाएंगे वो वहां तक। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। हम किसको विभाजन का वर्ष बोलते हैं, जरा बताओ। विभाजन का वर्ष है ना भाई, किसके मामले में बोल रहे हैं, विदेशी व्यापार। अच्छा ठीक है, देखो क्या था 1991 में हमारे देश में एलपीजी मॉडल लागू हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसमें जो ये वैश्वीकरण था ना, है ना, जो ग्लोबलाइजेशन था, इसमें हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और विदेशी ब्रांड को भारत में आने दिया था निवेश करने के लिए। तो अब देखो विदेशी व्यापार के संबंध में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अब बात आती है, ये जुलाई में 1991 में शुरू हो गए थे। उस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, हमारे जो प्रधानमंत्री थे इस समय पर नरसिम्हा राव जी थे। वो कौन थे, नरसिम्हा राव जी। वो 1991 से 1996 के बीच में थे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। बैराट प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी। अगर हम देखें, हम बैराट की बात कर रहे हैं, बैराट को हम बोलते हैं विराटनगर, समझ गए भाई, विराटनगर। तो ये किसकी थी, है ना भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य की, है ना, समझ गए। ये आपको मत्स्य कौन सा एरिया लगता है, तो ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ध्यान रखोगे, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, समझ गए भाई, उस क्षेत्र में ये महाजनपद था। और अगर आप देखोगे बैराट उसी की मत्स्य की क्या थी, राजधानी थी। 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मगध, और सबसे जो है शक्तिशाली भी मगध ही था। मगध में पहला वंश आया था हर्यक। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। रंगनीथट्टू पक्षी अभ्यारण्य आपको कहां पर स्थित लगता है, तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। नागरहोल नेशनल पार्क भी वहीं है, नागरहोल नेशनल पार्क भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा नेशनल पार्क के वहां पर आपको ध्यान रखोगे तितली अभ्यारण्य, ये भी आप ध्यान रखना, तितली अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी वहीं पर ही है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी वहीं है। बोलते हैं इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन से राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में नवंबर 2024 में हुआ, 47वें नंबर का। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। एक नवपाषाण स्थल है भिर्राना, वो किस राज्य में है, हम जाएंगे हरियाणा, हरियाणा के फतेहाबाद जाएंगे। अब फतेहाबाद में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, भिर्राना देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, भिर्राना। अब भिर्राना जो है, यहां की वोटिंग भी आपको 20,000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, 20,000 से ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, हरियाणा के अंदर। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का भारत के अंदर सबसे पुराना स्थल है, समझ गए। और ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 7500 बीसी, जीरो से भी इतने वर्ष पुराना है, समझ गए, ये आप ध्यान रखना। और हरियाणा के फतेहाबाद में ही बनावली भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी भी है, तो हिसार में राखीगढ़ी भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, हर्षवर्धन। 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच की बात है। और इसकी पहली राजधानी कौन सी थी, वो थी थानेश्वर। और इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी, कन्नौज। अच्छा खासा इसका शासन चला था, क्या चला था, अच्छा खासा इसका शासन चला।
अब हर्ष ने कौन से विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया? वो दिया नालंदा को, मतलब नालंदा को पाला पोषा आगे को बढ़िया करके। ओके, अब हर्षवर्धन अगर आप देखोगे पुष्यभूति वंश से था। कौन से? पुष्यभूति वंश से था। इसके भाई का नाम था राज्यवर्धन और इसकी बहन का नाम था राजश्री। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है बांग्ला बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्या ये आपको लगेगी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, फिर आप लगाओगे वेस्ट बंगाल है? जो ये आप बांग्ला बारी को देखते हो, है ना भाई, बांग्ला बारी को देखते हो, तो बांग्ला बारी हमारा कहां का हो जाएगा? ये है वेस्ट बंगाल का। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, ये वहां की शुरू है आवास योजना। अच्छा, बांग्ला बारी में क्या है, सरकार ने बोला कि ये एक आवासीय गरीब आवास योजना है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगी? गरीब आवास योजना, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, सरकार उनको 1.20 लाख रुपए घर बनाने के लिए मदद करेगी, इतने रुपए देगी। ठीक है भाई, और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो कौन हो जाएंगी? ममता दीदी हो जाएंगी, ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस कब बनी है? 1 जनवरी 1998 में। इस पार्टी, है ना भाई, अगर आप देखोगे इस पार्टी ने 18वीं लोकसभा के चुनाव में 2024 में प्रदर्शन किया अच्छा और 29 सीट निकाल ले गई लोकसभा में। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? वो है बैकाल झील। एक तो ये सबसे पुरानी भी है विश्व की, और ये 1632 मीटर गहरी है। समझ गए भाई, ये गहरी है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है, कहां पर मिलेगी आपको? साइबेरिया में। ये आपको साइबेरिया में देखने को मिलेगी, यानी कि रूस का वो वाला इलाका, है ना भाई, ध्यान रखोगे। रूस का ऐसा है, रूस यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो रशिया का जो हिस्सा एशिया में लगता है उसको साइबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइबेरिया। और यूरोपियन रशिया, है ना, ध्यान रखोगे, इधर के वाले हिस्से में जो यूरोप में लगता है, यूरोप में जो रशिया का हिस्सा लगता है उसको यूरोपियन रशिया बोलते हैं। कभी भी आपसे बोले जाना है रूस में ये हो गया, रूस में वो हो गया, रूस में ये, समझ लो इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम, जो यूरोप में लग रहा है। ठीक है, इस इधर की तरफ ही राजधानी आपको देखने को मिलेगी रशिया की, मॉस्को, मॉस्को नदी के किनारे। उधर तो सब ज्यादातर खाली पड़ा हुआ है, इसमें ही आपको बैकाल झील मिलती है यहां पर। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, बुमचू उत्सव ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सर ये हो जाएगा सिक्किम से। सागा दावा भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा, सागा दावा भी। ठीक है भाई, चांदी पूजा भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, चांदी पूजा भी। तो हमारा राइट आंसर है सिक्किम। आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेंगे पर्वतीय वन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पर्वतीय वन हो जाएंगे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पर्वतीय वन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का परसेंटेज ज्यादा है? 2011 के हिसाब से अगर हम देखें, हमारे देश में 121.09 करोड़ टोटल आबादी है। ओके, आबादी तो इतनी हो गई। अगर हम इसमें से देखें कि भाई हिंदू कितनी है, तो 70, ध्यान रखोगे, 79.8% आपको हिंदू देखने को मिलेगी। लगभग 96 करोड़ प्लस आपको देखने को मिलेगी हिंदू आबादी। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर परसेंटेज में ज्यादा है? 95% हिंदू ही है हिमाचल प्रदेश में 100 में से। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। 2011 के हिसाब से ऐसा कौन सा राज्य है जहां जम्मू कश्मीर, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जहां पर आपको जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है 2011 के हिसाब से जहां पर 68% आपको मुस्लिम देखने को मिलते हैं। लेकिन 2011 में तो वो राज्य था, अब 2019 में तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया ना। लेकिन फिर भी पेपर यही पूछेगा कि 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो 68% मुस्लिम, ध्यान रखोगे, आबादी थी 2011 के हिसाब से। बोलते हैं 1864 से 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकाल राजधानी के रूप में कार्य किया। ये किसने कार्य किया? शिमला इज द राइट आंसर। शिमला रही थी हमारी राजधानी ग्रीष्मकाल की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो क्या था, है ना, बैंक ऑफ बंगाल को ले लो, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और बैंक ऑफ बॉम्बे को ले लो, बैंक ऑफ बॉम्बे, और बैंक ऑफ मद्रास को ले लो, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया 1 जुलाई को।
और इसका हेडक्वार्टर स्टेट बैंक का कहां पर है, वो मिलेगा आपको मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन है, श्रीनिवासलु शेट्टी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार के संविधान से लिया गया है। तो ये किसके संविधान से, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, या फिर आप लगाओगे रूस है। तो सर रूस इज द राइट आंसर, यानी कि हम ध्यान रखोगे इन 3 प्रकार के न्याय के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये हमने रशिया से लिया है। बोलता है भारत के निम्नलिखित कांग्रेस राजनेताओं में से कौन मार्च 2022 में राज्यसभा से रिटायर हो गए थे। आपको पता है राज्यसभा में 6 साल का सदस्य का कार्यकाल होता है और 6 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। कम से कम 30 की उम्र होनी चाहिए उसका सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो अभी जो हुए वो कौन हो गए, वो हो गए हैं, ध्यान रखोगे, पलानी अप्पन चिदम्बरम इज द राइट आंसर, यानी कि पी चिदम्बरम इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। रोलेट एक्ट के विरोध में कौन सा नेता था, कौन थे, गांधी जी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन थे, गांधी जी। कब आया था ये, 1919 में आया था और इसको काला कानून बोला गया। काला कानून क्यों, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सिर्फ संदेह के आधार पर ही, है ना, शक के आधार पर आपको उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल देगा। तो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून बोला गया भैया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये महात्मा गांधी जी इसके विरोध में आए खुलकर और उन्होंने 6 अप्रैल को सत्याग्रह सभा बुलाई थी 1919 में और फिर उनको 8 या 9 अप्रैल को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। आज हरियाणा में पड़ता है पलवल रेलवे स्टेशन। ओके भाई, बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। हमने अपना पहला, अगर आप देखोगे 1932-33 में टेस्ट मैच खेला और वो किससे खेला, इंग्लैंड से खेला। हमारे पहले कैप्टन कौन, सी के नायडू। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमने 1974 में अपना ओडीआई खेला था, वनडे पहला, किससे, इंग्लैंड से। उस समय पर हमारे कैप्टन कौन, ओडीआई के पहले अजीत वाडेकर और हमारे टी20 के पहले कैप्टन सहवाग। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार का, ओनली 46 है। और किस केंद्र शासित प्रदेश का ज्यादा है, वो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली का, कितना, 11,320। तो ये ज्यादा है और वो कम है केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है, ये हो जाते हैं कौन, इसमें से नरसिंह यादव इज द राइट आंसर। कौन हो जाते हैं, नरसिंह यादव इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। तरनेतर मेला, जिसको त्रिनेत्र मेला बोल देते हैं, ठीक है भाई, त्रिनेत्र मेला, ये किसको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है और ये हर साल लगता है। और हर साल कहां लगता है, ये लगता है गुजरात के अंदर, गुजरात में कच्छ में, है ना भाई, रण महोत्सव भी मनाया जाता है, रण महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कब शुरू हो जाता है, नवंबर में शुरू हो जाता है और फरवरी तक चलता है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948 का है। याद रखोगे तो हमारा राइट आंसर है। और हमारे यहां पर जो जनगणना होती है वो संविधान के किस आर्टिकल में आती है, 246। कौन से मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। अब तक 2011 तक कितनी हो चुकी है, 15 जनगणना हो चुकी है। सबसे पहली जो थी वो 1872 में हुई थी और वो मेयो के शासनकाल में हुई थी। फिर 1881 में रिपन ने बिल्कुल ढंग से तमीज में करवाई थी, दशक के आधार पर, हर 10 वर्ष के अंतराल पर 1881 से शुरू की गई। पहली नियमित भी हमारी यहीं से ही हुई थी 1881 से, पहली पूर्ण जनगणना भी 1881 से मानी जाती है, वैज्ञानिक आधार पर भी 1881 से मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना भाई, साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, प्रवाही का, या फिर आप लगाओगे इसमें से बुखार, या फिर पेट में ऐंठन, या फिर उल्टी। उल्टी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उल्टी नहीं है, इसको आप हटा दोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोलुड उत्सव मनाती है, ये कौन सी है, तो सर ये कोडवा है, जो आपको कुर्ग जिले में देखने को मिल जाएंगे, या फिर कोडागु जिला, कोडागु जिले में देखने को मिल जाएगी। कोडागु जिले को कुर्ग जिला बोलते हैं कर्नाटक के अंदर। वहीं पर कोडवा समुदाय के लोग रहते हैं, कोडवा ट्राइब के लोग रहते हैं, तो बस वही पोल कोलुड उत्सव मनाती है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से हरित गृह या फिर ग्रीन हाउस गैस है कौन सी आपको लगती है, देखो जैसे कि मीथेन हो जाएगी, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा,
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये हो जाएगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है भाई, और ग्रीन हाउस गैसेस का अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है हमारी ओजोन परत में नुकसान होगा, और ओजोन परत में अगर छेद होगा ज्यादा तो सीधी सी बात है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आएंगे और त्वचा का कैंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 ये किसको मिला? देखो बुकर प्राइज कब शुरू हुआ है? 1969 में, है ना भाई। अगर आप देखोगे कितनी इसमें राशि दी जाती है, 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2005, है ना भाई, 2005 में सबसे पहली बार मिला, और इसमें भी 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। ओके, उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? सामंथा हार्वे। ठीक है भाई, अब तक का दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है ये। ठीक है भाई, और ये इन्होंने कोविड के समय पर लिखा। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऊपर, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, उसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो 16 बार दिन और 16 बार रात होती हुई देख लेते हैं 24 घंटे के अंदर, उसके ऊपर लिखा गया है ये। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर, स्वेज नहर की अनुमानित लंबाई है, उसकी है 193 किलोमीटर। कैसे? देखो, यह है अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर है लाल सागर और यहां पर है भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने के लिए यह बनाई गई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 193 किलोमीटर। और अगर आप देखोगे स्वेज नहर के लाल सागर की तरफ कौन सा है ना भाई, ध्यान रखोगे, तो पोर्ट स्वेज बंदरगाह है, पोर्ट स्वेज ये बंदरगाह है। और भूमध्य सागर की तरफ कौन सा है? पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद, है ना भाई, ध्यान रखोगे, पोर्ट सईद बंदरगाह है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक आपको कौन लगते हैं? इसरो के, इसरो 1969 15 अगस्त। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसमें इसकी स्थापना हुई। और वो कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे इसके संस्थापक। अभी अगर आप देखोगे इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन हो जाएंगे, वी नारायणन हो जाएंगे। ऐसे आप ध्यान रखो, जनवरी में बने हैं। आज भी नेक्स्ट पर, बोलता है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये आपको किसकी लगती है पुस्तक? ये हो जाएगी उर्वशी बुटालिया इज द राइट आंसर। ओके भाई, आज नेक्स्ट पर, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी है? ये है जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ, और ये हो जाएंगी, ध्यान रखोगे, कौन? सरोजी नायडू इज द राइट आंसर, सरोजी नायडू। ओके भाई, अगर आप देखोगे सरोजी नायडू गवर्नर भी रही थी, कहां की? यूपी की, और हमारे देश में पहली ऐसी कोई महिला थी जो किसी राज्य की गवर्नर रही हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरोजी नायडू। सरोजी नायडू को अगर आप देखोगे, ये कांग्रेस की, है ना भाई, 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। कहां पर? कानपुर में अधिवेशन हुआ था जब। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की है? तो वो किसने करी है? जयदेव इज द राइट आंसर। किसने करी है भाई? जयदेव। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? अब जरा बताओ वो कौन हो जाएंगे? अल्लादिया खान इज द राइट आंसर। कौन है? अल्लादिया खान। ठीक है, अच्छा, मोंगूबाई कुर्दीकर का संबंध किससे है? इसी घराने से है। ठीक है भाई, ये जो अल्लादिया खान थे ये अतरौली अलीगढ़ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहां के रहने वाले थे, जयपुर ये पढ़ने गए थे, तो इन्होंने जयपुर अतरौली घराने की स्थापना करी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? किसका? राज्यसभा का। ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता दोगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ओके भाई, ये थी आपकी आज की क्लास। ओके भाई, अब मैं आपको मिलूंगा कब? मैं आपको मिलूंगा अगली वाली क्लास में। यहां पर डेली बेसिस पर हमारी 3 बजे यूपीएसआई की क्लास, 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास, और आपको 9 बजे क्लास देखने को मिल जाती है किसकी? दिल्ली पुलिस की लाइव, और 10 बजे रेलवे की। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। टॉपिक वाइज कुछ क्लास यूपीएसआई के सेक्शन में डाली हुई हैं, अगर आपको देखनी है वो देख सकते हैं, वरना रेलवे ग्रुप डी के लिए या फिर दिल्ली पुलिस के लिए अलग से करवाऊंगा। अगर आपको जल्दी देखनी है तो वो देख सकते हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।